Friends, welcome to the channel Vet Bhai Ka Gyan. In this video we are going to discuss veterinary medicine paper 2 of year 2020. So it is an offline paper and you should know that this is according to the MSVE 2008, the paper pattern. Okay. So in this video we are going to discuss define and short note. So according to MSV 2008 there are three sections: section A, section B and section C. So we have taken the define and short notes of these sections, so we will be discussing it one by one. So starting with the define of section A. So here यहाँ पे पूछा गया था परफॉर्मिंग एनिमल की डिफाइन. सो ये क्या है? इट मीन्स एनी एनिमल विच इज़ यूज्ड एट और फॉर द पर्पज ऑफ एनी एंटरटेनमेंट टू विच द पब्लिक आर एडमिटेड थ्रू सेल ऑफ टिकट्स. मतलब परफॉर्मिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है और जहाँ पे पब्लिक आती है, टिकट परचेज करती है और शो इंजॉय करती है. सो ये ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं परफॉर्मिंग एनिमल्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हॉस्टाइल विटनेस. अ हॉस्टाइल विटनेस इज वन हु पर्पसली मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट और टू व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी सेड इन द लोअर कोर्ट और इन द सेम कोर्ट ऑन द प्रीवियस ओकेजन. ठीक है. मतलब कि आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोई भी एक विटनेस जिसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया हो. ठीक है. मतलब उसने लोअर कोर्ट में कुछ और बोला है उसके, या फिर प्रीवियस ओकेजन पे कुछ और ही उसने फैक्ट्स रखे हैं और अब वो अपने फैक्ट्स से बिल्कुल मुकर गया. ठीक है. सो दैट इज़ हॉस्टाइल विटनेस. इसके बाद क्वेश्चन था दैट इज़ द क्वेश्चन वॉज सफोकेशन. तो सफोकेशन की डेफिनेशन क्या थी? द एक्ट ऑफ किलिंग बाय प्रिवेंटिंग एयर फ्रॉम गेटिंग टू द ब्लड थ्रू द लंग्स और गिल्स. ठीक है. तो ये आप अच्छे से जानते हो सफोकेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को रोक देना. ठीक है. एनिमल्स जो है दे आर इट इज़ एक्ट ऑफ किलिंग जिसमें एनिमल को सफोकेट करके मारने की कोशिश की जाती है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था साइनाइड पॉइजनिंग या साइनाइड टॉक्सिसिटी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? ये इसमें जो टॉक्सिसिटी होती है वो किस वजह से होती है? इसमें जो मेजर जो कह सकते हैं मैकेनिज्म होता है वो होता है हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया. ठीक है. ये किसकी वजह से होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट होने के कारण हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया होता है. हिस्टोटॉक्सिक मतलब जो टिश्यू के लिए टॉक्सिक हो. ठीक है. एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है. ऑक्सीजन एक्सचेंज इम्पेयर हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में कम होगा और सेरिब्रल एनॉक्सिया होगा. ठीक है. और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो लीथल डोज होती है HCN की वो 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट होती है. ठीक है. तो इसमें आपको डिफाइन पूछा था तो आप इसमें ये जनरली जो फर्स्ट लाइन है ये आप बता सकते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोक्यूशन. इलेक्ट्रोक्यूशन क्या है? इसमें इट इज़ द एक्ट ऑफ किलिंग समवन बाय कॉजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द बॉडी. इलेक्ट्रिसिटी से किसी को मारना. ठीक है. हाई वोल्टेज से, यह सब आपने सुना होगा. सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर किलिंग एनीवन. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ANTU. ठीक है. ये क्या होता है? इट इज़ अल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया. एक तरीके से ये रोडेंटिसाइड है, न्यूमोटॉक्सिक होता है. कैसे टॉक्सिसिटी कर सकता है? बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन कॉन्टेक्ट. ठीक है. रोमिनेंट्स इसकी पॉइजनिंग से रेजिस्टेंट होते हैं एंड डॉग्स एंड पिग्स आर ओकेजनली पॉइजनड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अबेटोयर. अबेटोयर क्या? इट इज़ अ स्लॉटर हाउस जहाँ एनिमल्स को लाया जाता है और मारा जाता है और उनके मीट को की प्रोसेसिंग होती है. ठीक है. फिर आते हैं शॉर्ट नोट पे. तो इसमें पूछा गया था व्हाट आर द लीगल ड्यूटीज़ ऑफ फील्ड वेटेरियंस. ठीक है. तो इसमें आप देखो वेटेरियन हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. जैसे कि कंडक्टिंग PM, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉमन ऑफेंसेज अगेंस्ट एनिमल्स, इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ मैलिशियस एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. ठीक है. इन्वेस्टिगेशंस इन केस ऑफ फ्रॉड्स इन द सेल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स. जो भी फ्रॉड्स वगैरह होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना. ठीक है. जो बाइंग और सेलिंग ऑफ लाइफ स्टॉक में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड. और या फिर पनिशमेंट देना कल्प्रिट को और जो इनोसेंट पीपल हैं उनको बचाना.
ठीक है, क्रुएलिटी टू एनिमल्स को प्रिवेंट करना। इसके अलावा जो भी लॉ ऐसे बने हुए हैं स्टेट में एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एनफोर्स करना, ठीक है। और सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और साथ ही में जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है एनिमल से रिलेटेड, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। इनफैक्ट anything in which recourse to law is necessary in relation to the veterinary profession, ठीक है। और evidence, okay, so these are the points which you can include in your answers। इसके बाद पूछा था what are the role of veterinarians in animal welfare। तो एनिमल वेलफेयर में वेटनेरियन का क्या क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो जो वेटनेरियंस है, ये आपको पता है, दे आर द ओनली डॉक्टर्स दैट आर एडुकेटेड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ बोथ पीपल एज वेल एज एनिमल, ठीक है। ये वेटनेरियन का काम होता है कि एनिमल के हेल्थ और वेलफेयर को एड्रेस करना, चाहे वो कोई भी स्पीसीज़ ही क्यों ना हो। साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसर्च, फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ में भी इनका रोल होता है, ठीक है। अगर हम और बातें करें तो जैसे वेटनेरियंस हैं, ठीक है, वो जो भी डेली प्रैक्टिसेस होती है उनकी, या जो एनिमल ओनर्स को एडवाइस करना, एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर टू द पब्लिक के सामने लोगों को एनिमल वेलफेयर के बारे में एडुकेट करना, ठीक है। ड्राफ्टिंग एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशंस एंड participating in programs and projects, animal welfare, scientific research, collaboration with other interested parties on animal welfare, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रोल है वेटनेरियंस का एनिमल वेलफेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था PCA 1960, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एक्ट? दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1960 टू प्रिवेंट infliction of unnecessary pain or suffering on animal as well as to prevent cruelty to animals, ठीक है। so what is this PCA? prevention of cruelty to animals 1960, ठीक है। so इसके क्या क्या फंक्शंस है वो भी आप अपने आंसर में बता सकते हो। टू टेक द स्टेप्स फॉर amelioration of animals by providing the facility of shed water एक्सेट्रा along with the veterinary assistance, ठीक है। एनिमल्स को शेड, वाटर और वेटनरी असिस्टेंट देना, साथ ही में गवर्नमेंट को एडवाइस करना ताकि वो मेडिकल केयर और अटेंशन दे सके एनिमल हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, और रेस्क्यू होम्स और एनिमल के शेल्टर्स बनाने के लिए एनकरेज करें, और एजुकेशंस इम्पार्ट करे टू द ह्यूमन हाउ टू ट्रीट एनिमल्स बाय मीन्स ऑफ लेक्चर्स, बुक्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये फंक्शंस है PCA 1960, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आता है सेक्शन B। तो इसमें भी डिफाइन है पहले। तो इसमें पूछा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री इन द परफॉर्मेंस of inbred mostly in traits like fertility, survivability and reduction in overall performance noticed in inbred is called inbreeding depression। मतलब जब inbreeding करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एनिमल्स की जो फर्टिलिटी होती है, जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, सर्वाइवेबिलिटी होती है, उसमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एग्जाम्पल रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ओवा, इंक्रीज इन अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, इंक्रीज इन मोर्टेलिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होता है? इट इज़ एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड। नो प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड। देयर आर 106 नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जो बेसिकली एक ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, ठीक है, और जहाँ पे जो ये जो ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, फॉरेस्ट्री ऐसी एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं होती, ठीक है, और ये गवर्नमेंट द्वारा ही ओन किया जाता है। फिर रिंग वैक्सीनेशन पूछा था। रिंग वैक्सीनेशन क्या है? इट इज़ वैक्सीनेशन ऑफ ऑल ससेप्टेबल एनिमल इन अ डिलिनेटेड एरिया सराउंडिंग द लोकेशन वेयर एन आउटब्रेक हैज़ अकर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल एट पर्टिकुलर प्लेस देयर इज़ एन आउटब्रेक, सो उसके सराउंडिंग में 5 किलोमीटर एरिया तक, 10 किलोमीटर एरिया तक वैक्सीनेशन की जाती है। सो दैट इज़ नोन एज रिंग वैक्सीनेशन,
ठीक है, ये सब आपने लंपी स्किन डिजीज में भी इस वर्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 में आया था ये, और इसे 1991 में वापस अमेंड किया गया था। ये एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ क्या होता है बेसिकली, इट कैन बी एनी एनिमल, बी, बटरफ्लाई, क्रस्टेशी, फिश, मोथ एंड एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन। ठीक है, तो ये सब वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। डस इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट वाइल्ड लाइफ इज द टर्म दैट एम्ब्रेसेस ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट आर वाइल्ड और केयर देमसेल्फ। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो खुद की केयर खुद करते हैं या उनको बाकी की मतलब एक वाइल्ड में रहते हैं वो, सो दैट इज wildlife protection, that is wildlife. And it was, this definition was given under Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF. इट वॉज सेट अप इन 1961 एंड जाइंट पांडा इज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ WWF. WWF का ऑफिशियल सिंबल है जाइंट पांडा, और इसका अर्लियर इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बट 1990 में इसको रीनेम किया गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो ये आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए WWF का। ठीक है, उसके बाद ओके, ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी और ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब किस में आता है, इकोलॉजी में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड एरिया विच मेजरली एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, फिर आते हैं शॉर्ट नोट पे, तो उसमें पूछा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो ये कब अमेंड हुआ था, 1991 में फिर से इसका अमेंडमेंट हुआ था। इसकी डेफिनेशन हम पहले डिफाइन में देख ही चुके हैं, और इसके अलावा ये देयर आर सेवरल अदर सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शंस है, जैसे ये 4 सेक्शन मैंने लिखे हैं, सेक्शन 18, सेक्शन 27, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 33A। ठीक है, आप चाहे तो इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। सेक्शन 18 क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी। सेक्शन 27 रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री इन सेंचुरी। सेक्शन 28 ग्रांट ऑफ परमिट। सेक्शन 33A इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्रोकोडाइल के हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वडोदरा में है, कोटा में है, बितार कनिका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे इसके हॉटस्पॉट्स हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे जो रिवर बैंक है वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में डिफरेंट स्टेट्स में। द घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा in early 1975 and subsequently the Magar conservation program was initiated. ठीक है, as a result of this program the estimated number of the saltwater crocodile increased from 96 in 1976 to 1640 in year 2012 in India. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सेक्शन सी पूछा था। सेक्शन सी के अंदर डिफाइन पे आते हैं। नंबर 1, पैंडेमिक क्या है, तो पैंडेमिक इज अ टाइप ऑफ एपिडेमिक दैट इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर रीजन। ठीक है, उसके बाद कैनाइन डिस्टेम्पर क्या होता है, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस सिस्टमिक वायरल डिजीज ऑफ डॉग्स कॉज बाय कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ऑफ पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। ठीक है, वायरल डिजीज होता है डॉग्स का ये, और इसके कुछ क्लिनिकल साइंस आते हैं लाइक फीवर, लेथार्जी, लॉस ऑफ एपिटाइट। रेस्पिरेटरी साइंस भी होते हैं लाइक नेजल डिस्चार्ज, निमोनिया। कुछ जीआई साइंस होते हैं डायरिया जैसे, और उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइन भी देखने को मिलते हैं जैसे कि मसल ट्विचिंग, फोकल और जनरलाइज्ड सीजर्स विच मे बी डिलेड। ओके,
तो ये कैनाइन डिस्टेम्पर की आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आया था मार्किंग टेरिटरी। ये क्या होता है, ये जनरली जो पेट्स जो होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, और इट इज़ जस्ट फॉर अ वांट टू स्टेक आउट अ क्लेम टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड टू लेट अदर्स नो अबाउट देयर क्लेम। सम pets may go to the extreme of urinating to mark a particular area as its own। ठीक है, तो ये टेरिटरी मार्किंग, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि जो पेट एनिमल्स होते हैं जनरली वो किसी एरिया को या किसी ऑब्जेक्ट को मार्क करते हैं, सो दैट दे कैन, जिससे कि उनको ऐसा, जिससे दूसरे लोगों को पता चल जाए कि ये उसका क्लेम है, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को। सो जस्ट फॉर द स्टेक आउट अ क्लेम, पेट एनिमल्स ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर एंटीबॉडी की डेफिनेशन पूछी थी। एंटीबॉडी का एक प्रोटीन कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड रिकॉग्नाइजिंग फॉरेन सब्सटेंसेज लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड न्यूट्रलाइजेज देम। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, ब्लड में ही रहते हैं वो, और वो न्यूट्रलाइज करते हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस को। ठीक है, फिर हैबिटेट पूछा था। हैबिटेट आपको अच्छे से पता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट एनिमल्स को सारे एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एनिमल्स रह सके बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पूछा था एपिजोटिक। एपिजोटिक क्या है, आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज अफेक्टिंग मैनी एनिमल्स ऑफ वन काइंड एट वन टाइम। ठीक है, उसके बाद पूछा था कैनल कफ। कैनल कफ एक इन्फेक्शियस ट्रैक्योब्रोंकाइटिस और कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है डॉग्स की, जिसमें कफिंग एक मेजर सिम्टम होता है। एक ट्रांजिएंट डिजीज़ है और मोस्टली जो डॉग्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डेमोडेक्स के ऊपर। सो जनरली जो डेमोडेक्स या डेमोडेकिकोसिस जो डिजीज़ होती है वो डेमोडेक्स माइट से होती है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो लोकलाइज्ड होता है और सेकंड फॉर्म इज जनरलाइज्ड। ठीक है, तो लोकलाइज्ड फॉर्म में तो स्मॉल पैचेस ऑफ हेयर लॉस होगा। ठीक है, और स्किन जनरली क्रस्टी होगी, स्लाइटली क्रस्टी। ठीक है, और ये अपने आप हील हो जाता है। और जो सेकंड फॉर्म है जनरलाइज फॉर्म, वो लार्जर एरिया में होता है और ये जनरली डेंजरस भी होता है। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट पे आते हैं। तो शॉर्ट नोट में पहला शॉर्ट नोट पूछा था हैंडलिंग ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि अगर एनिमल्स को इम्प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे तो एनिमल्स में स्ट्रेस होगा। एनिमल्स या तो जो बर्ड्स, जनरली यहाँ पे हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बर्ड्स को अगर हम इस तरीके से हैंडल करते हैं जो कि प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से बर्ड स्ट्रेस में जा सकती है। इसलिए हैंडलिंग और रीस्ट्रेनिंग करना प्रॉपर तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, तो बर्ड्स कैन बी फिजिकली कंट्रोल बाय ग्रास्पिंग इट्स हेड एंड बॉडी। ठीक है, इसके अलावा नेट्स, क्रेट्स, केजेस, प्लाईवुड, शील्ड, ग्लव्स, टॉवल्स, ये भी एक कॉमन टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं कैप्चरिंग और स्ट्रेनिंग, रीस्ट्रेनिंग ऑफ बर्ड्स के लिए। जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होती हैं उनकी बीक काफ़ी शार्प होती है, इसलिए जब भी उसको हैंडल करने जाओ तो वी शुड टेक वन प्लाईवुड शील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज बर्ड्स। ठीक है, और कभी भी बर्ड्स के फ्रंट में नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दैट बर्ड कैन हार्म अस। ठीक है, नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉर कैप्चरिंग वाटर फाउल। ठीक है, और जो गैली फॉर्म्स होते हैं उनको कभी भी टेल फीदर से होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स होती है लाइक क्रेन्स, इनके भी शार्प एंड पॉइंटेड बिल्स होते हैं, सो दे कैन कॉज इंजरी टू द आईज एंड फेसेस ऑफ हैंडलर्स। सो इसलिए पूरी सावधानी के साथ बर्ड्स को रीस्ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप बातें अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा था कैनाइन इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो कैनाइन इन्फ्लुएंजा को डॉग फ्लू भी कहते हैं। ये कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है डॉग्स की। ठीक है, कॉज्ड बाई स्पेसिफिक टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरसेस नोन टू इन्फेक्ट डॉग्स। कैनाइन फ्लू जो है इट इज़ थॉट टू स्प्रेड मेनली अमंग डॉग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड डॉग्स और थ्रू कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सर्फेसिस। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से ही जनरली कैनाइन फ्लू स्प्रेड होता है। ठीक है, कुछ इसके साइंस होते हैं लाइक कफ, रनी नोज, फीवर, लेथार्जी, आई डिस्चार्ज एंड रिड्यूस्ड एपिटाइट,
ठीक है। और सारे डॉग्स में यही सिम्टम्स साइन ऑफ इलनेस नहीं होती है। जो सिवियरिटी होती है इट इज़ एसोसिएटेड विद कैनाइन फ्लू इन डॉग्स कैन रेंज फ्रॉम नो साइन टू सीवियर इलनेस रिजल्टिंग इन निमोनिया एंड समटाइम्स डेथ। ठीक है, तो ये था कैनाइन इन्फ्लुएंजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ पप्पी। ठीक है, तो जनरली जो आपने सुने होंगे पप्पी डीपी नाम से आते हैं, ट्रेड नेम वैक्सीन्स का। ठीक है, मेगावैक भी आता है। ठीक है, तो एक स्टार वैक नाम से भी आता है। फिर रक्षा रैब भी ट्रेड नेम है। तो ये सब मार्केट में अवेलेबल है। तो जनरली कॉम्बिनेशंस आते हैं। ये जो मैंने चार्ट बनाया ये इंडिविजुअल डिजीज़ का बनाया है। ठीक है, लेकिन आजकल मार्केट में 9 in 1, 7 in 1, 8 in 1 ऐसे करके कॉम्बिनेशंस आते हैं वैक्सीन्स के फॉर डॉग्स। ठीक है, तो वैक्सीनेशन शेड्यूल देखें तो जैसे रेबीज़ का जो वैक्सीन है वो 12 वीक ऑफ एज में लगता है प्राइमरी वैक्सीन, और बूस्टर इसका 1 साल बाद लगता है, और रीवैक्सीनेशन हर साल कर सकते हैं। ऐसे कोरोना की जो वैक्सीन है वो 6 वीक या उससे अबव जो पपी होते हैं उनको लगती है, और बूस्टर 3 हफ्ते बाद लगती है, और रीवैक्सीनेशन एनुअली। ठीक है, फिर लेप्टोस्पायरा का देखें तो इसकी जो वैक्सीन है वो लगती है 9 से 12 हफ्ते में, एनिमल जब 9 से 12 हफ्ते का हो गया, और बूस्टर लगता है फर्स्ट वैक्सीनेशन के 2 से 4 हफ्ते बाद, और रीवैक्सीनेशन एनुअली। फिर कैनाइन डिस्टेम्पर देखें तो ये 8 to 9 वीक ऑफ पप में लगता है, और इसका बूस्टर लगता है 12 हफ्ते में, और एनुअली इसका रीवैक्सीनेशन होता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वायरल डिजीज़ जो है ये लगता है 9 से 12 वीक ऑफ एज में, और इसकी जो बूस्टर डोज है वो 3 हफ्ते बाद लगती है फर्स्ट डोज के, और रीवैक्सीनेशन एनुअली। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वैक्सीन कौन कौन सी यूज़ करते हैं, और इन सारे डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने देखो नीचे लिखा है कमर्शियल वैक्सीन्स अवेलेबल DHPPI, रक्षा रैब, स्टार वैक, मेगावैक 6, मेगावैक 7 और 5L4 वैनगार्ड प्लस। ठीक है, तो ये सारी कमर्शियल वैक्सीन्स आती है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप you like it. If you have any suggestions or if you have any doubt regarding this video, then you can freely ask in the comment box.